नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। भारत विरोधी होना और मोदी विरोधी होना, यानी कि ये दो विरोधी शब्द जो हैं वो ऐसा पूरी दुनिया में परसेप्शन बनाया जा रहा है विपक्षी पार्टी के नेताओं के द्वारा, मोदी विरोधी गैंग के द्वारा, कि जैसा लगता है कि मोदी का विरोध करना भारत का विरोध नहीं है। लेकिन जब वैश्विक स्तर पर बात होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी तैयार किया जाता है, उसमें क्या भारत विरोध शामिल नहीं होता? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पीएम मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ साजिश करने का एक दूसरा पहलू भी है। और वो पहलू इस आधार से संचालित होता है कि एक मजबूत प्रधानमंत्री किसी देश को मजबूत करता है, और अगर कोई मजबूत प्रधानमंत्री लंबे समय तक सत्ता में है, शासन में है, तो वो देश दूसरे वैश्विक जो विकसित सुपर पावर जो कहलाने वाले देश हैं उसके लिए चुनौती बन सकता है, खतरा बन सकता है। और यही स्थिति अभी भारत में हो रही है। नेशनल पार्टियां और देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियों का संगठन है वो तो अपनी दिशा में चलती है। इन पार्टियों के नेताओं को भारत से कम मोदी से ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन जब यही कुछ नेता अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं तो उसके साथ पीएम मोदी का विरोध और भारत का विरोध दोनों ही जुड़ जाता है। इस बीच एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बीबीसी भी बना है, क्योंकि उसने ऐसे समय में एक डॉक्यूमेंट्री लाई है जबकि भारत में आगे लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे समय में पीएम मोदी के खिलाफ एक साजिश के तहत डॉक्यूमेंट्री लाई गई जिसमें यह दिखाया जाए कि भारत में जो अभी पूरी दुनिया के स्तर पर बात की जा रही है कि इनटॉलरेंस है, भारत में एक वर्ग विशेष यानी कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उसका आधार कहीं न कहीं गुजरात दंगे से जुड़ेगा। और गुजरात दंगे की बात आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होगी, क्योंकि वही उस समय गुजरात के सीएम थे और अब वो बढ़ते बढ़ते आगे पीएम बन गए हैं। तो पूरे के पूरे भारत की विपक्षी पार्टियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कुछ देशों के हितों की रक्षा करने वाले जो एजेंसी और बिजनेसमैन हैं, मीडिया हाउसेस हैं, चीन के साथ खड़े मीडिया हाउसेस हैं, ये सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं पीएम मोदी के खिलाफ एक साजिश रचने के लिए। और उसका एक हिस्सा और भारत विरोधी जो मीडिया पूरी दुनिया में चलती है उसका एक हिस्सा, एक हिस्सेदारी बीबीसी के पास भी है। और इसलिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के स्तर तक ये जाना पड़ा इसको। इसने ऐसे समय में ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई जबकि चुनाव का माहौल तैयार हो रहा है। इसे विधानसभा चुनावों से मतलब नहीं था, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री तैयार जब हुई थी तो उसके बाद गुजरात का विधानसभा चुनाव भी था। और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले वो डॉक्यूमेंट्री नहीं लाई गई, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात चुनाव से पहले रिलीज कर दी गई तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी 95% सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अभी तो इस स्थिति में भी 60% से प्लस सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। लेकिन अगर यह डॉक्यूमेंट्री ऐसे समय में लाया जाए जबकि लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जो हैं वो जब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, और अगर पूरे देश के मुसलमानों को मोदी को हटाना है तो कांग्रेस का साथ देना चाहिए, न कि टीएमसी का, अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को, या शरद पवार को, या अलग अलग क्षेत्रों की रीजनल पार्टियों को। यह सवाल जैसे उठ रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, उसी समय बीबीसी ने किया। लेकिन उसके साजिश का पर्दाफाश भी हुआ और धीरे धीरे एक के बाद एक एक्शन लिए जाने की तैयारी भी शुरू की गई। भारत सरकार ने भी अपने तरीके से एक्शन लिया और अब बीबीसी की स्थिति यह हो गई है कि वो छटपटा रही है अपने कुछ टैग को लेकर। वो जो कॉन्स्पिरेसी का
पर से पर्दा उठा है, उस टैग को हटाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इस बीच एक और बड़ा हमला बीबीसी के ऊपर हुआ है और वो अभी भारत सरकार का सीधा संबंध इससे नहीं है, लेकिन आगे बताएंगे कि कैसे इसका सीधा संबंध मोदी के खिलाफ बीबीसी की कॉन्स्पिरेसी से है, क्योंकि यह मसला ट्विटर का है। ट्विटर ने बीबीसी को एक तगड़ा झटका दिया है, जिससे पूरी की पूरी बीबीसी और मोदी विरोधी जो मीडिया है वो छटपटा रही है। बीबीसी को जो ट्विटर हैंडल पर टैग मिला हुआ था, अभी उसके पास गोल्ड टिक है और बीबीसी के 22 लाख फॉलोअर्स ट्विटर पर हैं। लेकिन इस बीच ट्विटर ने एक बीबीसी के लिए नया टैग गढ़ा है और साफ तौर पर लिखा हुआ है बीबीसी के नीचे, गवर्नमेंट फंडेड मीडिया, यानी कि सरकार के पैसे से संचालित मीडिया हाउस। और इससे बीबीसी की छटपटाहट बढ़ी, क्योंकि अगर ट्विटर पर जैसे ही बीबीसी का ट्विटर हैंडल आता है और उसके नीचे अगर लिखा हुआ हो सरकार पोषित मीडिया, तो इसका मतलब है कि यह मीडिया नहीं है, बल्कि एक निष्पक्षता का बहाना बनाए हुए किसी सरकार के एजेंडे पर चलने वाली या सरकार के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो राजनेता हैं कहीं ना कहीं उसके डिसीजन से प्रभावित होंगे। इसलिए बीबीसी की छटपटाहट सामने आने लगी। बीबीसी ने रिपोर्ट दर्ज किया कि गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का नाम हमें न दिया जाए, ये हमारे साथ जाती है। और एलन मस्क के सामने भी गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि हमें ये एक तरफ गोल्ड टिक मिल रहा है तो दूसरी तरफ हमारे साथ टैग लगा दिया गया है कि गवर्नमेंट फंडेड मीडिया, जबकि बीबीसी अपनी निष्पक्षता के लिए जानी जाती है, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जानी जाती है, और वो निष्पक्षता स्वतंत्रता किसी भी फंड से निर्धारित नहीं होगी। क्योंकि अगर ब्रिटेन सरकार फंड देती है तो वो लाइसेंस शुल्क के तौर पर देती है और वो ब्रिटेन के लोगों का पैसा है, जिससे हमारी स्वतंत्रता या निष्पक्षता प्रभावित नहीं होती है। हम अलग तरीके से काम करते हैं और वो निष्पक्षता के साथ होती है। लेकिन थोड़ा सा एलन मस्क ने भी एक ट्वीट किया और बीबीसी के खिलाफ जो बात बोली है उससे बीबीसी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एलन मस्क ने डायरेक्ट कह दिया कि हालांकि हम मानते हैं कि गवर्नमेंट फंडेड होने के बावजूद बीबीसी उतना वायस्ड नहीं है जितना कुछ गवर्नमेंट फंडेड मीडिया होती है, लेकिन फिर भी यह कहना बीबीसी के लिए मूर्खतापूर्ण बात होगी कि वो किसी भी तरीके से सरकार से इन्फ्लुएंस नहीं होती है और उसकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में नहीं आ सकती। मतलब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर गवर्नमेंट फंडेड की जगह गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का टैग लगा हुआ है तो उस टैग के बाद भी आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आपकी निष्पक्षता कहीं न कहीं प्रभावित होगी और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है। और इसलिए चाइना के शिन्हुआ को भी वही टैग दिया गया है कि आप भी गवर्नमेंट फंडेड मीडिया हो तो आप लोगों को ऐसे न दिखाओ कि हम एक मीडिया हाउस हैं जो निष्पक्षता की बात करते हैं और इसलिए हमारी रिपोर्ट के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। अब बीबीसी की निष्पक्षता की बात करते हैं, जिसका सीधा संबंध एलन मस्क के उस ट्वीट से है और गवर्नमेंट फंडेड मीडिया के उस टैग से है। क्योंकि जिस निष्पक्षता की बात बीबीसी करती है उस निष्पक्षता को भारत में आते ही लगभग ग्रहण लग जाता है, क्योंकि भारत में जो बीबीसी हिंदी का संचालन हो रहा है उसमें भी आपको हर स्तर पर भारत विरोधी गतिविधियां ही दिखाई पड़ेगा। चाहे कश्मीर की बात करें, क्योंकि भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है जिसमें पाकिस्तान भी कहीं न कहीं घुसपैठ करता रहा है। और इसलिए जहां तक कश्मीर की बात होती है तो बीबीसी के हिंदी और इंग्लिश यानी बीबीसी वर्ल्ड की रिपोर्ट हो या बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट में आपको बायसनेस दिख जाएगी। एक तो जो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है उसके लिए वो शब्द का इस्तेमाल जो करता है वो करता है भारत प्रशासित कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का जिक्र करता है, जबकि कश्मीर का जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान को लेकर नहीं है। कश्मीर का विवाद भारत और पाकिस्तान के उस पर आक्रमण को लेकर है। यानी
पूरा का पूरा कश्मीर हमारा हिस्सा है। जिस तरीके से दूसरे राज्य, चाहे कि बाड़मेर की सियासत रियासत हो या फिर दूसरे 556 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट जो भारत का हिस्सा बने थे, वैसे ही कश्मीर भी भारत का हिस्सा बना था और उसमें जो सारे नियम कानून थे वो ब्रिटिश सरकार उस समय जो भारत के साथ संबंध थे उसी के अनुसार थे। और हमारे यहां जो एक्सेशन ट्रीटमेंट हुआ था, ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी में भी साफ तौर पर वही सारे जिक्र थे, थोड़े बहुत फेरबदल के बाद। लेकिन फिर भी ब्रिटेन के इस मीडिया हाउस को यह नहीं लगता कि कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया, कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया, यूएन के बीच बचाव के लिए जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग गए और उसके आधार पर ही बीबीसी ने यह निर्धारित कर लिया कि कश्मीर पर जो पाकिस्तान ने कुछ हिस्सों पर कब्जा किया है उसे तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र, अधिकृत कश्मीर कहा जा सकता है। लेकिन भारत का जो कश्मीर है, भारत का दावा पूरे कश्मीर पर है। जब तक ये विवाद खत्म नहीं हो जाता पाकिस्तान के अधिकार वाले वो कश्मीर रहेगा। लेकिन चुनाव की जब बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए भी 24 विधानसभा क्षेत्र हम निर्धारित करके रखते हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो, बाद में चुनाव भी होगा। यही नहीं, जब रिपोर्ट्स बीबीसी के आते हैं तो हर रिपोर्ट्स में आपको एक ही एंगल दिखेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, बल्कि भारत विरोधी उस मानसिकता की बात है जो लगभग 70 सालों से ब्रिटेन के मन में खटक रहा है। जैसे पाकिस्तान के मन में इस बात का खटका रहता है कि 1971 में भारत ने वो कर दिया जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था, यानी पाकिस्तान के टुकड़े हुए और वो टुकड़ा बांग्लादेश बना। ब्रिटेन को भी ये लगते रहता है कि भारत जैसा बड़ा देश अगर आजादी का आंदोलन इस कदर हावी नहीं करता तो फिर उसके कॉलोनी जो है, जो उस समय साम्राज्यवाद के दौर में भारत के अलावा कई छोटे छोटे देशों पर वो कब्जा किए हुए था, उसे छोड़ने की नौबत नहीं आई। भारत ने जिस स्तर पर ब्रिटेन को घुटने पर लाया है उसके खटका अभी भी रहता है और उसकी मानसिकता वही है। और इसीलिए भारत विरोधी कॉन्स्पिरेसी में हमेशा ये शामिल होता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनी है, जब से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया है और भारत वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूती के एक के बाद एक प्रतिमान गढ़ रहा है, तब से ये बीबीसी से लेकर दूसरे जो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो कि यूरोपीय और अमेरिकन मानसिकता से संचालित हैं, जिनको लगता है कि अगर भारत और मजबूत हुआ तो फिर अमेरिका या ब्रिटेन को चैलेंज करने वाला देश बन जाएगा। ऐसे भी अभी की स्थिति में भी चैलेंज कर ही रहा है। ब्रिटेन की औकात भारत के सामने अब कुछ भी नहीं है, लेकिन अमेरिका के सहयोग के कारण ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के कुछ देश मिलकर भारत को चैलेंज करने की स्थिति में बने रहते हैं और उसी को तोड़ना है। इसलिए पीएम मोदी को हटाना है, भारत को कमजोर करना है, तो एक बड़ी लार्ज कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ेगी जिसमें सामान्य लोगों को यह अनुभव ना हो कि ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये जो बातें की जा रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे कि पहले ही बात में हुई कि भारत विरोधी और पीएम मोदी विरोधी के बीच जो इस तरीके से वाइफरकेशन किया जा रहा है, वो वाइफरकेशन भारत की सीमा से बाहर जाते ही खत्म हो जाता है। क्योंकि विदेशी स्तर पर जितने भी कॉन्स्पिरेसी हो रहे हैं और देश के लोग, चाहे राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर भारत को बदनाम करने की ही कोशिश क्यों न करें, ये सारे के सारे लोग जो विदेशी कॉन्स्पिरेटर के साथ मिले हुए हैं वो सिर्फ मोदी विरोधी नहीं है, बल्कि ये भारत विरोधी भी है। और इसलिए अब धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बीबीसी से बदला लेने की कवायद में चल रही है। एलन मस्क ने जो काम किया है वो भारत के समर्थन में किया है और अब दूसरे स्तर पर जो बीबीसी के दिल्ली वाले दफ्तर हैं उसको भी सील करने की तैयारी तो जोर शोर से है। क्योंकि जो पिछले बार आईटी सर्वे हुआ था उसमें कुछ सबूत मिले थे और उसमें सबसे बड़े सबूत इकोनॉमिक को लेकर थे, फिनेंशियल एप्रोप्रिएशन को लेकर थे। जिस तरीके से इन लोगों ने सारा का सारा सामान ब्रिटेन से
अलग अलग हिस्सों में मंगवाया, एक एक व्यक्ति से मंगवाया है, उसका टैक्स नहीं दिया जाता है। यहां से जो कमाई की जाती है उसके टैक्स नहीं दिए जाते हैं। और अभी भी मैनेजमेंट को लेकर हलचल मचा हुआ है। जो भारत और एशियाई हेड हैं, फिनेंशियल हेड बीबीसी के, वो इस आईटी सर्वे के बाद जो लंदन शिफ्ट हुए हैं, वहां से यहां आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वो भारत आए तो हो सकता है कि सबसे पहले गिरफ्तारी उन्हीं की हो। पूछताछ के लिए आईटी डिपार्टमेंट लिहाज नहीं करेगी, ये ब्रिटिश नागरिक है। इसलिए बीबीसी पर एक के बाद एक तगड़ा एक्शन हो रहा है और अब अंतिम प्रहार की तैयारी भी चल रही है। और जो मोदी विरोधी, देश विरोधी मीडिया हाउसेस हैं, अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है, इसको तोड़ने की कोशिश भी जारी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।